अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जिस तन्हाई का शिकार है उसकी वजूहात महज वक्ती या सतही नहीं बल्कि बज़ाहिर एक तवील और मुसलसल इख्तियार करदा जारहाना तर्ज सियासत का नतीजा है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि पार्टी अपनी सियासी हिकमत अमली में मफाहमत की बजाय मुसलसल महाजराई को तरजीह दे रही है, जिसके बायस न सिर्फ रियासती इदारों से ताल्लुकात कशीदा हुए बल्कि मुख्तलिफ सियासी और सिफारती महाज पर भी पार्टी को तन्हाई का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर यही वो तर्ज अमल है जिसकी वजह से आज कोई रियासती इदारा और ना ही कोई अहम बैनुल अक़वामी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ या बानी PTI को खुलकर हिमायत करने को तैयार दिखाई दे रही है। मौजूदा सूरत हाल में PTI को एक ऐसी जमात के तौर पर देखा जा रहा है जो बज़ाहिर अपनी जारहाना हिकमत अमली की जद में आ चुकी है। यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी और रियासती हलकों में इस जमात से फासला रखा जा रहा है और अब यह इंकशाफ भी सामने आया है कि तहरीक इंसाफ जिसने डोनाल्ड ट्रंप से बानी PTI की रिहाई की उम्मीदें बांध रखी थी, वो उम्मीदें इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ की जारहाना सियासत की वजह से खुद को बानी PTI की रिहाई वाले मामले से दूर किया। इस बात का इंकशाफ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया है। वो कहते हैं कि 5 नवंबर 2024 को ट्रंप के इख्तियार आने के फौरी बाद 10 से 11 नवंबर को अडयाला जेल में बानी PTI से उनकी रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, लेकिन 26 नवंबर वाले वाक़े ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यानी मुशाहिद हुसैन सैयद के बकौल अगर तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को धरना नहीं देती तो आज सूरत हाल कुछ और होती और बानी PTI जेल से बाहर होते। अब अगर मुशाहिद हुसैन सैयद की बात दुरुस्त है और वाकई अमेरिका बानी PTI की रिहाई में कोई किरदार अदा कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने ऐसे वक्त में जब बानी PTI की रिहाई के इम्कानात बन सकते थे, मज़ाहमत का रास्ता अपनाते हुए सियासी नुकसान उठाया। अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की अमेरिका से उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की तवज्जो तो उस पर मरकूज़ है। ऐसे में बानी PTI की रिहाई के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद कोशिशें करना फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आता है। मुशाहिद हुसैन सैयद तो बहुत बावसूख अंदाज में कह रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से बानी PTI की रिहाई की कोशिशें हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ की मज़ाहमाना हिकमत अमली ने अमेरिका को पीछे होने पर मजबूर किया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की आलमी सतह पर साख मुतासर हुई है। यानी अब तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती अप्रोच मौसर साबित होने की बजाय मुसलसल नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार दिखाई नहीं देती। अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत को दबाव में लाने के लिए असम्बली तहलील करने की बात कर रही है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर इस मुताल्लिक़ क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी आपके साथ। अब अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये बयान इसी दबाव की सियासत का हिस्सा मालूम होता है जिसका मकसद वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ताम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जब पार्टी खुद मुख्तलिफ महाजों पर कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे इकदामात से इसे कोई सियासी फ़ायदा हासिल हो सकेगा कि यह फ़ैसला मज़ीद सियासी नुकसान का बाइस बनेगा। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने माजी में भी असम्बलियाँ तहलील की थी, लेकिन इसका फ़ायदा होने की बजाय उल्टा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा है। अब अगर तहरीक इंसाफ KP असम्बली तहलील करती है तो इस मुमकिन इकदाम से इसकी सियासी गुंजाइश मज़ीद कम हो सकती है। अगर KP असम्बली को भी तहलील किया जाता है तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पिछली बार की तरह एक तवील उबूरी हुकूमत कायम हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो PTI का सूबे पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहेगा और इसके साथ साथ अवामी सतह पर पार्टी के खिलाफ बदएतमादी भी जन्म ले सकती है। इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें खासी गर्म रही और है, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ ज़रा आपको क्लैरिटी आ जाए कि वाकई PTI ज्वाइन कर रहे हैं आप या कर चुके हैं अंदरूनी खाना। मेरा ख्याल है ये सवाल वक्त आने पर इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। यानी जाहिर है फिर इस खामोशी को तस्दीक ही समझा जाए। नहीं, आप जो उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लें, जो भी मतलब कोई लोग कहेंगे कि इसको समझा जाए कि ना ही समझा जाए और कोई कहेगा इसको तस्दीक समझा जाएगी, तो आपकी अपनी थिंकिंग है, हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त से पहले मेरे ख्याल है जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होता है वो बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह होती है, जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में अब शमूलियत हो रही है और वो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कतई तौर पे नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो छोड़ के आए हैं, तो उसमें तो वापस जाने का फ़िलहाल तो बिल्कुल, पहले तो फिर भी शायद आज से 4 महीने पहले कुछ मुमकिनात में था, जो मुझे जिस वजह से मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, उसका जो सबसे बड़ा जो वो था प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव, वो था सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज़्ज़त दो। तो क्या हमारे हाँ इस वक्त सिविलियन बालादस्ती है? क्या फ़ैसला साजी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका कोई रोल है? क्या काबीना का कोई रोल है?
क्या पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है? नहीं है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि शहबाज शरीफ डजंट काउंट एट ऑल। अभी भी देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई है, सो प्राइम मिनिस्टर से तो जाहिर है कोई 2 मिनट बात भी नहीं करना चाहता प्रेसिडेंट ट्रंप। नहीं, लेकिन आज ही ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहते हैं जाहिर है वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद उनको बताने सही होती है ना चीज़ें, ऐसे तो नहीं हो रही भाई। उनके पास चॉइस क्या थी? क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चॉइस है? क्वेश्चन तो ये है ना कि सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से चीफ एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं, तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि ये इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये फॉर्म 47 वाले हैं, उनको भी पता है ये फॉर्म 47 वाले। लेकिन ज़ुबैर साहब, इस वक्त गवर्नमेंट जो आपकी साबिका पार्टी है, जो इस वक्त तो हुक्मरान जमात है, वो हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, दे सीम्स टू बी इन अ क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन सर। इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है ना। ये कंफर्टेबल पोजीशन तो फरवरी 9 को भी थे 2024 को। उसको अगर आप कंफर्टेबल तो अयूब खान भी थे 10 साल तक। वो क्या आज मुड़ के हम कहते हैं कि वो सही सिस्टम था? ज़ियाउल हक तो 11 साल तक थे, मुशर्रफ साहब 9 साल तक थे, तो वो क्या कंफर्टेबल पोजीशन? बिल्कुल कंफर्टेबल थी। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी थी? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। उनको कहाँ क्या किया था जनरल मुशर्रफ ने? ये कहा था। ज़ुबैर साहब, आप ये कह रहे हैं आज आपकी जंग एज ऑफ टुडे सिस्टम के खिलाफ है, आप सिस्टम के अगेंस्ट है, आप सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ये वही बात है। खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, आइन की बालादस्ती के लिए है। हमारा एक 1973 का आइन है। मैं आपने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, मैं अभी अरब न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ डी फैक्टो रूल है। डी फैक्टो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना आइन में। अब वो कह रहे हैं ये कन्वीनियंस के लिए, बट आइन में तो ऐसी कोई चीज़, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। और अगर मैं बिल्कुल आइन बदला भी जा सकता है, उसमें ये भी बताया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ हुक्मरानी की जाएगी और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई समझता है कि इस किस्म का डी फैक्टो सिस्टम हो, तो फिर आप असेंबलीज तोड़ें और सब जाएं अपने अपने मैंडेट लेके अवाम के पास। मुस्लिम लीग जाए एक डी फैक्टो सिस्टम के लिए, हाइब्रिड सिस्टम के लिए, और कहे कि जी अवाम वोट देगा, अवाम वोट देगा, हम करेंगे। जिस हाइब्रिड मॉडल की बातें आज बबांगे दोहल हम सुन रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हम हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुना करते थे, बानी पीटीआई करते थे। सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात आप कर रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की, बहुत अच्छी लगती है। पीडीएम के 26 नकाती चार्टर में भी बहुत ऐसी हसीन और सुहाने ख्वाब थे। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है सर जिसकी स्ट्रगल आज हकीकी मानों में सिविलियन सुप्रीमेसी की है? कोई किसी एक का नाम ले सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो पीटीआई स्ट्रगल कर रही है ना। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जी उसका पास्ट क्या था और फ्यूचर में क्या पता, इमरान खान जब आएंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो क्या करेंगे, वो तो एक हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क है, एंड दैट दोज आर रेलिवेंट क्वेश्चंस। The fact of the matter is there is only one political party which is talking about civilian baladasti. There is only one political party जो आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, आज भी एस्टैब्लिशमेंट की राह देख रहा है। अभी आप मुलाकात करा देंगे, फिर मामला वहीं, ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है ये लैंड कर जाएगी सर। नहीं, वो लैंड कर जाएगी, वो तो बात की बात है। पहली बात ये है कि देखें, जब सिविलियन सुप्रीमेसी की जद्दोजहद हो रही थी, नवाज शरीफ कर रहे थे, तो उस वक्त अफवाज के साथ बातचीत करने के लिए क्यों फैसला किया गया था? इसलिए फैसला किया गया था कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हासिल करने के लिए, बावजूद इसके कि ब्रिटिशर्स गलत यहाँ कब्जा करके बैठे थे इंडिया में और पाकिस्तान में और जो इलाके अभी आते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत बैठे हुए, उन्होंने गलत कब्जा किया। तो भाई आपके पास चॉइस क्या है? आप किससे बात करेंगे? शहबाज शरीफ से बात करेंगे? शहबाज शरीफ तो खुद, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे से वो मांगे जो हम दे सकते हैं, जो हम दे नहीं सकते तो हम मांगे। सो आप मांगेंगे किससे मांगेंगे? जिनके पास पावर है, या उनसे मांगेंगे जो पावरलेस हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट भी नहीं है? आई एग्री टू एन एक्सटेंट के ये पावर टॉक्स टू पावर की बात आपकी साबिका लीडर ने की थी, उन्होंने ये ऐलान बुलंद किया, और उस वक्त हुआ जब मज़ामत होगी तो मफामत होगी। वो मज़ामत कर रही थी, पब्लिक परसेप्शन ये था कि वो मज़ामत का इस्तारा बनी हुई है,
और बैकड्रॉप में मोहम्मद जुबैर साहब जाके जनरल बाजवा से मुलाकातें भी कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राहु रस्म ठीक कर रहे थे, एक तरफ मजामत हो रही थी और बैकड्रॉप पे मुफाहमत हो रही थी जिसको लीड जुबैर साहब कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मज़ामती ग्रुप का सबसे आगे वर्कर था, मरियम नवाज़ के साथ था, आपको भी पता है, मैं उनका तर्जुमान था और मैं उनके पीछे या उनके बताए बगैर नहीं जाके बात कर रहा था। मज़ाहमत में सबसे आगे, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी प्राइस भी पे की। सर वो मज़ामत हो किस लिए रही थी सर, सवाल मेरा ये है ना। उन्होंने मज़ाहमत सिविलियन बालादस्ती की नहीं हमें तो यही कहा था, मज़ाहमत हो रही थी मुफाहमत के लिए जो अल्टीमेटली हो गई। नहीं, वो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ होती है, मज़ाहमत हो रही थी सिविलियन बालादस्ती की जंग के लिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए होती, मुफाहमत के लिए होती तो। लेकिन जब आप एक मज़ाहमत अपनी कर लेते हैं, आप नेगोशिएटिंग टेबल पर किसी को लाना चाहते हैं, तो वो ये जो आपने कहा ना, पावर टॉक्स टू पावर, तो पावर विल ओनली टॉक टू समवन जो मज़ाहमती बयानिया अपना कायम कर चुके हैं, एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि जी वी आर अ पावर, यू मस्ट नेगोशिएट विद अस, इफ़ यू डोंट नेगोशिएट विद अस देन पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। तो वो ये साइड बाय साइड चलता है। और मुफाहमती जो कहते हैं ना, जिसको मुफाहमती बयानिया कहते हैं, वो शहबाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का मज़ाहमती बयानिया था, मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया था। शहबाज शरीफ जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी मज़ाहमत चाहते ही नहीं थे, ना 90 की दहाई में चाहते थे, ना आज चाहते हैं, ना 2018 के से लेकर 2022 तक चाहते थे। दैट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू मुफाहमत, दैट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू अ गवर्नमेंट जो आज चल रही है। इसको आप हाइब्रिड रजीम कहें, मिसाली ताल्लुकात कहें, सेम पेज कह लें, तो अल्टीमेटली उस मज़ामत का रिजल्ट तो आपके सामने आज है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये मैं बताता हूँ, ये जो इतना खिचड़ी बनती है ना, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, ये होता ही उस वक्त है जबकि आप आइन के तहत नहीं चलते और फिर आप किसी को ब्लेम करते हैं, जिस तरह आजकल पीटीआई को ब्लेम करते हैं फॉर एग्जांपल कि जी ये उनकी इतनी स्ट्रक्चर्ड ऑपोजिशन नहीं है, पॉलिसी मेकिंग सही नहीं है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यार, जब आप जब इस किस्म के हालात क्रिएट करेंगे तो उसमें फैसला साजी में भी खराबियां होंगी, बुनियादी खराबियां होंगी, बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स कि हम आगे कैसे चले। एक तरफ आपने इलेक्शन लूट लिया, ठीक है ना, 2024 का इलेक्शन, दूसरी तरफ आपने आइन को ख़त्म कर दिया 26वीं अमेंडमेंट करके, तीसरी तरफ आपने पीकर लॉ करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया, मीडिया को बिल्कुल जीरो कर दिया। अब आप सब कुछ जब ये करेंगे और जो अगर कोई मज़ामती आवाज़ें आती हैं उनको आपने बंद कर दिया। 2-2 साल हो चुके हैं। यास्मीन राशिद 78 साल की एक खातून, कैंसर सर्वाइवर, उसको आप नहीं छोड़ते, फिर आप कहते हैं कि एवरीथिंग शुड वर्क इन अ मैनर। जैसे राहुल गांधी कैसे ऑपोजिशन कर रहे हैं, वैसे आप यहाँ ऑपोजिशन करें। 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हुआ, 9 फरवरी को प्रिंसिपली आइडियली उस मज़ामती आवाज़ को सड़क पे होना चाहिए था जो नहीं थी। आपने कहा कि ज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम हुई जिसके रिजल्ट में अदालती स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, वो मज़ामती आवाज़ हमें दिखाई नहीं दी। बानी पीटीआई के केसेस बैक टू बैक अदालतों में नहीं लगे, जो रिजल्ट आए वो सबके सामने, उस पर कोई मज़ामती आवाज़ बुलंद होती हुई नज़र नहीं आई। एज ऑफ नाउ ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये पोजीशन ऑफ वीकनेस है, ये पावर पोजीशन नहीं है सर। आप आज पाकिस्तान एब्सोल्युटली आई एग्री सर, आई एब्सोल्युटली एग्री सर। लास्टली एंड वेरी क्विकली, केपी असेंबली तहलील करने की खासी खबरें गर्म है और बातें हो रही हैं, पीटीआई का अपना कैंप कह रहा है। आपको लगता है कि ऑप्शन जो है वो इफेक्टिव होगा पीटीआई के लिए? क्योंकि इससे पहले आपने करके देख लिए पंजाब और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व, अब फिर करेंगे तो क्या फ़ायदेमंद होगा? पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल सही किया था। मैं कहता हूँ जनवरी 2023 में जब इमरान खान ने डिसॉल्व किया था तो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस ने होना था अक्टूबर 2023 में एज पर स्केड्यूल। इट वॉज अ ब्रिलियंट मूव। आपने उसको इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करके 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं कराया और ब्लेम करें इमरान खान के फैसले को, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। आपको 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, आपने कहा हम नहीं इलेक्शन कराएंगे, आपने पूरा जोर लगा लिया, आपने पार्लियामेंट से रेजोल्यूशंस पास कर ली कि हम 90 दिन में इलेक्शन। आज भी अगर ये फैसला लेंगे तो ये फैसला दुरुस्त होगा। बंगाली कभी को पाकिस्तान का आइन कभी अलाउ करता है कि आप 90 दिन में इलेक्शन न कराएं? ये मैं समझता हूँ ये मूव सही नहीं होगा अगर इस वक्त केपी असेंबली को तोड़ेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपके वक्त के लिए। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे और इस वक्त जो सिचुएशन है, पर्टिकुलरली सलामती काउंसिल हो, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी और बरतानिया के साथ अपने इत्तेहाद को इस्तेमाल करते हुए कुछ सिफारती कोशिशों की बात कर रहे हों, ईरान को कायल करने की बात कर रहे हों, ये सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। ईरान इसराइल में जंगी कशीदगी अपने उरूज पर है। यह वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका इसराइल की पुश्त पर खड़ा है और यही वजह है कि ये इत्तलात सामने आ रही थी कि अमेरिका इसराइल को शिकस्त खुर्दा देखकर किसी भी वक्त इसराइल की हिमायत में इस जंग में कूद सकता है। अमेरिकी अखबार भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर का मानना है तेहरान के साथ मुज़ाकरात के अब भी खासे इम्कानात मौजूद हैं। अब ये ऐलान एक ऐसे मौके पर हुआ है कि जब सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि वो अपने इत्तेहादियों जर्मनी और बरतानिया से भी बात करेंगे और ईरान को सफारती हल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। अब सफारती महाज के ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशें कितनी तेज़ हो रही हैं और क्या ये 2 हफ्ते का जो विंडो अमरीकी स्टेटमेंट के बाद सामने आया है, इस पे इन कोशिशों को कैपिटलाइज़ भी कर लिया जाएगा नहीं। इस वक्त सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है सिचुएशन खासी डेवलपिंग है, लेकिन कशीदगी ताहाल बरकरार है और कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया 2 हफ्ते के लिए ऐलान मौखर किया है, बराह रास्त जंग में कूदना जो है वो प्लान लगता है कि कुछ थोड़ा सा बैकस्टेप करे, लेकिन ज़ाहिर है ये वक्ती तौर पे स्टेटमेंट है। आपको क्या लग रहा है, सलामती काउंसिल का इजलास हो, अब वो यूरोपीय यूनियन हो, G7 का इजलास हो चुका, हाउ डू यू सी, क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको लग रहा है जो कोशिशें हो रही हैं वो कारगर साबित होंगी? अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि इस हमले को मौखर किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है, तो लग ये रहा है कि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका को भी ये कहा जा रहा है कि वो इस जंग में ना कूदे और वो हमला ना करे। तो आने वाले दिनों में इस बात का भी इम्कान पैदा हो चला है कि ये जंग रुक भी सकती है और मुज़ाकरात के लिए टेबल पर भी फ्रीकैन आ सकते हैं, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल पर भी बड़ी तशवीश का इजहार किया है। साथ ही साथ कहा है कि ये जंग जो है वो ज़्यादा खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद अब आने वाले दिनों में कुछ होशमंदी का तकाजा भी ये है कि अमेरिका भी कुछ चीज़ों से अपने आप को पीछे करे और इस जंग की तरफ अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व ना हो। फिर अमेरिका की तरफ से इन्वॉल्वमेंट की सूरत में 12 तशवीश चीन के यहाँ भी पाई जाती है, रशिया के यहाँ भी तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान भी बड़ा खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर चुका है कि इस रीजन के अंदर जंग जो है वो कई ममालिक के मुफाद में नहीं होगी और इस जंग से अवॉइड किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है तो ये है कि हालात बिलाखिर उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ये भी कह रहे हैं कि ईरान के हुकाम ने उनसे रब्ता किया है, जबकि ईरान की हुकूमत ये कहती है कि अमेरिकी हुकाम जो हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं ताकि जंग बंदी के लिए कोई बातचीत हो और टेबल पर आए। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो है उनके मिजाज को देखा जाए या उनकी बातचीत को समझा जाए तो वो एक फौरी तौर पर रिएक्शन तो देने वाले इंसान हैं, लेकिन साथ ही कुछ लम्हा गुजरने के बाद कुछ न कुछ चीज़ों में वो तरमीम भी कर देते हैं। तो गोया इस बात का इम्कान भरल अपनी जगह पर मौजूद है कि अमेरिका अगर 2 हफ्तों की इसको डिले करता है तो कहीं बातचीत का अमल शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह साहब, हर सिचुएशन में कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, कोई ना कोई लूज़र होता है। तो एज ऑफ नाउ ये मामला जहाँ तक पहुँचा है, बेनिफिशरी कौन है, लूज़र कौन है, और अगर इस मौके पर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है इसका बेनिफिशरी कौन होगा? देखिए, शुरू में तो जो हमें प्लानिंग नज़र आ रही थी और ये लग रहा था कि इसराइल की तरफ से जिस तरीके से टारगेट किया गया था उनकी फ़ौजी लीडरशिप को, उनके साइंसदानों को और उनके आला हुकाम को, उसके बाद पलड़ा भारी होगा इसराइल का। और अमेरिका जो है जो अपनी शराइत बनवाना चाहता है, ख़ास तौर पे एटमी सलाहियत के हवाले से, उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उस पर ईरान जो है वो हर सूरत उनकी बात मानेगा। लेकिन ईरान ने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया और फिर ईरान को जिस तरीके से सपोर्ट भी मिली है दीगर इस्लामी ममालिक की, हत्ता के जो सऊदी अरब जो बड़ा इत्तेहादी है इस वक्त अमेरिका का, उसने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान का साथ दिया और ये कहा कि ईरान के ऊपर हमला जो है ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि विन विन सिचुएशन अगर इस मौके पे भी हो जाए तो दोनों ममालिक का मुफाद इसमें है, क्योंकि अगर जंग प्रोलॉन्ग करती है
तो ऐसा नहीं होगा कि इसराइल का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। इसराइल के यहाँ जो है किसी एक भी शहरी का इस जंग का हिस्सा बन जाना या इस जंग के नतीजे में उसका जो है वो कत्ल होना, ये इसराइल के लिए खैर बहुत बड़ा इशू हो सकता है। वहाँ जो इंसानी शायद जान की कीमत जो है दुनिया की दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और फिर इस इसराइल के अंदर जिस किस्म का माहौल या पब्लिक राय पाई जाती है, वहाँ पे बड़ा दबाव आ जाता है हुकूमत के ऊपर, अगर शहरी आबादी के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो या शहरी आबादी उससे मुतासर हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इन हालात में मुज़ाकरात होते हैं तो अगरचे ईरान का काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान भी विन विन सिचुएशन में आ सकता है कि बहरहाल ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और अब तक ईरान ये बात कहता चला आ रहा है कि हम किसी सूरत भी अपनी उन शराइत पर या उस दबाव के तहत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। जी नस्रुल्लाह, वैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि कोई भी फरीक मुज़ाकरात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करना चाहता है, पोजीशन ऑफ वीकनेस पे नहीं करना चाहता। और जाहिर है जो इस वक्त टारगेट नज़र आ रहा है वो इसराइल का जो अमेरिका नवाज है वो यही कि रिजीम चेंज हो, ईरान में रिजीम चेंज की जाए। फिर आयतुल्लाह ख़ामनेई को जिस तरह कत्ल की धमकियाँ हुई, तो आपको क्या लगता है इतना नुकसान करने के बाद या इतनी एक ज़ाहिर है ऑल आउट वॉर लॉन्च करने के बाद कि इससे किसी कम पे राज़ी होगा इसराइल या अमेरिका? देखिए, ख्वाहिशात तो अमेरिका की ये हैं कि ये रजीम चेंज हो। अगरचे अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में ये कहने की कोशिश की है कि हमें रजीम से कोई मसला नहीं है, लेकिन पसे पर्दा बाहर उनकी कोशिश यही है कि ईरान की रजीम चेंज हो और उसके लिए वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब ईरान के यहाँ जो जिस किस्म की सपोर्ट मिलती है हुकूमत को, इन हालात में रजीम चेंज करना भी इतना आसान नहीं होगा। फिर अगर रजीम चेंज होती है तो उसके असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर्स एरिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बारे में भी आगाह किया कि वहाँ मिलिटेंट्स जो हैं और ख़ास तौर पे जो अलहदगी पसंद हैं और कुछ दीगर कुव्वतें वहाँ पे जो मौजूद हैं वो सर उठा सकती हैं। इसलिए अमेरिका की ख्वाहिशात तो बाहर ये ज़रूर हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ईरान की आवाम के ऊपर, ईरान के लोगों के ऊपर कि अगर कोई जंग मुसल्लत भी कर दी जाती है तो वो रिएक्शन उनका क्या होता है। अब तक के अगर हालात देखें तो ऐसा हुआ नहीं कि एक बड़ी तफरीक ईरान की जो उनकी मजहबी लीडरशिप है उसके और आवाम के माबैन कोई ऐसी खलीज वाक़ हो, क्योंकि ईरान में बहरहाल जो उनकी मजहबी लीडरशिप है उसका बड़ा एहतराम भी किया जाता है और उस लीडरशिप की बात को लोग मानते भी हैं। तो जो सोच अमेरिका की है उसको अमली जामा पहनाना बहरहाल कदर मुश्किल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तर्जुमां नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे। ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की जो ज़ाहिर डेवलपिंग सिचुएशन है उस पर अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं, लेकिन ये सानहा महज एक ज़ाती अलमिया नहीं है बल्कि हमारे माशरे की इज्तमाई बेहिसी का एक तल्ख सबूत भी मालूम होता है। ख़ास तौर पर पुलिस की जानिब से जो इंकशाफ किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस के मुताबिक उनकी लाश 1 हफ़्ते पुरानी थी। घर से ताफ़ुन आने पर अहले इलाका, अहले मोहल्ला ने रिश्तेदारों को इत्तला दी, तब जाकर उनके इंतकाल का इल्म हुआ। अब ये खबर कई सवालात को जन्म देती है कि अदाकारा के आसपास रहने वाले लोगों ने 1 हफ़्ते तक किसी किस्म की तवज्जो क्यों ना दी, अदाकारा के रिश्तेदारों या शोबिस से जुड़े हुए अफराद ने उनसे किसी किस्म का राब्ता क्यों ना रखा, और अगर राब्ता रखा तो वो कहाँ थे। अब ये पहला वाक़या तो नहीं है, माजी में भी कई फ़नकार ऐसी ही तन्हाई और बेबसी में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लोगों की तफरी, जज्बात और शऊर देने में गुजार दी। असल सवाल ये है कि क्या माशरा इन फ़नकारों को याद रखता है जो रोशनियों में होते हैं और स्क्रीन से उतरते ही वो हमारे शऊर से भी उतर जाते हैं। सवाल ये है कि जब वो चिराग बुझ जाए तो क्या वाकई सिर्फ राख रह जाती है या हमने उनके वजूद को खाक में मिलने दिया होता है। फ़नकारों की फ़लाह के नाम पर इदारे तो बहुत हैं, ऐलान भी खूब होते हैं, लेकिन हकीकत में कोई पायदार निज़ाम मौजूद नहीं है जो इन फ़नकारों की दाद रसी कर सके। अब आयशा खान की मौत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या फ़नकार सिर्फ उस वक्त तक काबिल कदर हैं जब वो स्क्रीन पर हो। ये एक बहुत ही इंसिडेंट है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। आई एम श्योर ये जो सवालात उठे हैं इन सवालात का जवाब भी ज़रूर मिलेगा। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता कई दहाइयों से ये खेल ज़वाल पजीर रहा है।
कभी दुनिया पर राज करने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम आज अपने वजूद की बका के लिए कोशा है। फंडिंग की कमी, नाकिस ढांचा, बद इंतज़ामी और सहूलियात का फुकदान जैसे मसाइल ने इस खेल को पिछले सफ़े पर धकेल दिया। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जिसने ना सिर्फ मायूस शायकीन को उम्मीद दी है बल्कि कौमी सतह पर इस खेल को नई तवज्जो दिलाई है, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नेशंस हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने सख्त मुकाबले के बाद फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मैच मलेशिया के शहर कोलालंपुर में खेला गया, जहां दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मुकर्ररा वक्त में मैच 3-3 गोल से बराबर रहा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट्स में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। अहम बात यह है कि मैच के इब्तदाई 2 क्वार्टर्स में पाकिस्तान को 2-0 के खसारे का सामना था, लेकिन तीसरे क्वार्टर में कौमी टीम ने ज़बरदस्त कम बैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए और मैच में जान डाल दी। अब ये ना सिर्फ ये ट्रॉफी की जंग है बल्कि पाकिस्तान हॉकी की सर्वाइवल, उसकी साख की बहाली का एक अहम मौका भी है। अगर कौमी टीम फाइनल जीतती है तो इससे ना सिर्फ आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी आएगी बल्कि नौजवानों का एतमाद भी बहाल होगा। ये जीत महज एक मैच का नतीजा नहीं बल्कि पाकिस्तान हॉकी के लिए एक अलामती पेशरफ्त है। कई बरसों से हॉकी में मायूसी का सामना करने वाली इस टीम को अब एक मौका मिला है कि वो अपनी खोई हुई शान वापस हासिल कर सके, लेकिन सिर्फ एक जीत पर इन्हिसार काफ़ी नहीं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हुकूमत और निजी इदारों को मिलकर एक जामे हिकमत अमली बनानी होगी जिसमें ग्रास रूट लेवल पर काम, कोचिंग का निज़ाम बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और नौजवान खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करना शामिल हो। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में टैलेंट है, जज्बा भी नज़र आ रहा है, अब सिर्फ तसलसल की ज़रूरत है। फाइनल में जीत हो या ना हो, ये कारकर्दगी जाहिर करती है। उस समत में कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर आलमी सतह पर सर फखर से बुलंद कर सकती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।